हाँ स्टूडेंट, देखिए अपना टॉपिक चल रहा था व्यावसायिक संगठन के प्रारूप। ठीक है, ये आपका बीओ का पहला चैप्टर अपन शुरू करने जा रहे हैं और आपके एग्जाम में इसमें टोटल मिला के 4 क्वेश्चन आएंगे। 4 तो आएंगे ही आएंगे, 5 भी आ सकते हैं, 5 से ज़्यादा तो मुश्किल है पूछना। 5 भी आ सकते हैं तो 3 भी आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अब तक का जो ट्रेंड है वो 4 क्वेश्चन का है। अब इसमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो साझेदारी और कंपनी के फॉर्मेट से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बिजनेस करने के कई तरह के क्या हैं, प्रारूप हैं। आप कुछ पॉइंट्स में आपको बोर्ड पे लिखवाऊंगा, वो आप नोट कर लेना, तो शॉर्टकट में आपके नोट्स भी रह जाएंगे और आप याद भी कर सकते हो। देखो, कल मैंने आपको बिजनेस का मतलब बता दिया था कि जो मनुष्य है वो 2 तरह की क्रियाएं करता है, एक आर्थिक और एक अनार्थिक। समझ रहे हो? अनार्थिक में जैसे गृहिणी के द्वारा खाना बनाना, मंदिर जाना, जिनमें हमारा कोई पैसों का लेन देन नहीं होता। और आर्थिक क्रिया क्या होती है? इकोनॉमी एक्टिविटी, जिसमें हमें कुछ ना कुछ अर्न करना है। अब आर्थिक क्रियाओं में आपके उद्योग धंधे आ सकते हैं, आपकी नौकरी आ सकती है, हमारे जैसे प्रोफेशनल आ सकते हैं। तो बिजनेस एक तरह की क्या है, इकोनॉमी एक्टिविटी है, जिसमें जरूर से पैसे का लेन देन होगा ही होगा। इसमें बिजनेसमैन को तो प्रॉफिट मिलता है और समाज को कोई सर्विस या प्रोडक्ट मिल जाता है, गुड्स मिल जाती है। ये हम पढ़ चुके थे, ये खाली एक इंट्रोडक्शन है, इससे ज़्यादा आपको ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इस पर कोई क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। जितने भी बिजनेस हैं आर्थिक क्रियाएं होते हैं, पर ये जरूरी नहीं कि सारी आर्थिक क्रिया क्या हो, बिजनेस ही हो, ये जरूरी नहीं है। बिजनेस बहुत बड़ा शब्द है जिसमें व्यापार, उद्योग, वाणिज्य, पैसा सब शामिल है। यहाँ तक की जो चीज़ें मैंने बताई वो बिजनेस का इंट्रोडक्शन है, और ये आपके कोर्स में एक अलग से क्या है, चैप्टर है, जो आपके सबसे पहला पॉइंट ही दिया हुआ है बिजनेस, तो वहाँ पे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो एक मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। अब हमें बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के कई क्या होते हैं, तरीके होते हैं, जिसमें मैंने आपको कल बताया था। बताओ क्या क्या तरीके होते हैं? एकल स्वामित्व, साझेदारी, फर्म, एचयूएफ, कंपनी, ऐसे बहुत सारे क्या हैं हमारे पास में तरीके हैं। सबसे पहली लाइन जो आपको ध्यान रखनी है, चैप्टर का नाम लिख सकते हो आप, व्यावसायिक संगठन के प्रारूप। व्यावसायिक संगठन के प्रारूप, या आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। व्यावसायिक संगठन के प्रारूप। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद करना अच्छे से, कि भारत में मिश्रित या क्या बोलते हैं, संयुक्त क्षेत्र का विचार। भारत में मिश्रित या संयुक्त क्षेत्र का विचार। समझ में आ गई ये बात कि सब बिजनेस करना ही है तो सरकार अकेली क्यों करे और जनता अकेली क्यों करे, क्यों नहीं मिलकर व्यापार कर ले, यानी कि सरकार के साथ में पार्टनरशिप हम, सरकार और पब्लिक, इसे को पीपीपी कहते हैं अपन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका विचार किसके सुझाव पे दिया गया था? 1969 में दत्त कमेटी के सुझाव पर दिया गया था। ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, इस चैप्टर में लगभग मैं आपको पीछे प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चन दूंगा वो ऑलमोस्ट 100 से प्लस होंगे, मतलब 100 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि 100 से जो प्लस क्वेश्चन है उसमें एक भी क्वेश्चन मेरा नहीं है, चोरी किया हुआ है। कहां से चोरी करी साहब? मैं किसी भी मार्केट की बुक से कोई क्वेश्चन नहीं लेता, मैं लेता हूं ऑथेंटिक सोर्स से। और वो कहां से चुराए मैंने? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन हैं उनके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनका कलेक्शन है। समझ गए? और वो टॉपिक वाइज है, जैसे जैसे मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वैसे वैसे पीछे क्या दिए हुए हैं क्वेश्चन। तो आपका काम क्या रहेगा
कि टॉपिक खत्म होते ही उसके क्वेश्चन करके आने हैं घर पे, प्रॉब्लम होगी तो अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन तो ये आया हुआ है एग्जाम में कि भारत में संयुक्त क्षेत्र का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? दत्त कमेटी के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1969 में। अब आगे देखिए, नोट्स में मैंने लिखा है कि साहब व्यापार करने के कई तरीके हैं, उनकी अपनी अपनी विशेषता है। ये जो लिखा है इन्होंने कि एक आदर्श संगठन की विशेषता क्या है, भाई आप कौन सा बेस्ट मानेंगे? आप बताओ, आपको व्यापार करना है, क्या तरीका आप अपनाना चाहेंगे? अकेले काम करेंगे, पार्टनरशिप बनाएंगे, कंपनी बनाएंगे, परिवार के साथ काम करेंगे? क्या करना चाहेंगे जी आप अगर आपको व्यापार करना हो तो? परिवार के साथ करना चाहेंगे, ठीक है। देखो डिपेंड करता है इसमें बहुत सारी चीज़ों पे कि आपका काम का लेवल क्या है। अगर मान लो आपके काम में इतना पैसा चाहिए कि परिवार के पास तो उतना पैसा है ही नहीं, तो परिवार का साथ रहेगा नहीं, तो फिर वहां बीजेपी याद आएगी, सबका साथ सबका विकास। नहीं समझे? तो फिर क्या करें? फिर बाहर के लोगों को बुलाओ। अब आप मेरे साथ क्यों जुड़ेंगे जी? मुझे पैसे दे देंगे क्या आप? व्यापार करूंगा मैं, पैसे दे दो यार। दे दोगे? अरे मालिक बनाऊंगा, मालिक बनाऊंगा तुझे, जो कमाऊंगा उसमें अब दे देंगे साहब। तो यहां नुकसान क्या हुआ? पब्लिक से पैसा तो आ गया लेकिन स्वामित्व चला गया, मालिकाना हक चला गया, बराबर के लोग आके बैठ गए। तो अब आपको ये देखना है कि आपके लिए उचित क्या है। तो हम किसको आदर्श कहेंगे? बताओ आदर्श किसको कहते हैं? मैं आपको बताऊं, हमारी कॉलोनी में जब मैं पढ़ा करता था, 11th-12th में था, तो एक लड़का था, ठीक है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अभी तो वो एक्सपायर भी हो गया। तो वो उसकी आदत क्या थी कि जब वो मोहल्ले में निकलता था ना, तो गाँव में क्या होता है, जो औरतें होती हैं ना, वो घर के बाहर आके बैठ जाती हैं पंचायती करने के लिए। 5-10 औरतें आके इकट्ठी हो जाती हैं, पंचायती करती रहती हैं। वो घर से निकलता और जितनी भी औरतें बैठी रहती थी ना, सबके दोग देता जाता, नमस्ते आंटी जी, नमस्ते आंटी जी। मेरी मम्मी भी बैठी रहती थी, वो दोग दे के जाता। उसका दोग देना होता और डायलॉग मुझे सुनना होता। मेरी मम्मी आके बोलती, देख नालायक, तू मेरा बेटा होके मेरे दोग नहीं देता, और ये देख पड़ोसी होके दोग दे के जाता है, कितना संस्कारी लड़का है। मैं कहा मम्मी मेरे से फॉर्मेलिटी नहीं होती, अब मैं वाकई में नहीं देता दोग वोग। कभी कोई होली दिवाली दिली तो बात अलग है। ऐसे वो अखबार उसमें पढ़ते थे ना किताबों में, सुबह उठते माँ बाप को प्रणाम करना चाहिए और करना चाहिए, नहीं नहीं अपने बस की विद्या नहीं है भैया, मैं नहीं देता दोग को, लेकिन प्रेम खूब करता हूँ, इज्जत खूब करता हूँ माँ बाप की। अब हुआ क्या, एक दिन मेरी मम्मी उस लड़के के घर गई हुई थी और वो अपनी मम्मी से जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा। फिर मेरी मम्मी मेरे पास आई, बोले मेरा राजकुमार बोले तू बढ़िया है बेटा, दोग मत दे, सामने तो नहीं बोलता कम से कम। समझ में आ रहा है? आदर्श कौन है? आइडल किसको कहेंगे? जिसमें बहुत सारे क्या हो, गुण हो, उसको आप क्या कहेंगे? आदर्श। अभी मैं आपको ये गुण बताऊंगा तो अभी आपको आदि समझ में आएंगे, राधे नहीं आएंगे, क्योंकि पहले तो सारे फॉर्मेट को समझो कि किसकी क्या खास बात और क्या कमी है, फिर पढ़ेंगे इसको गुण को। पर एक प्रोफेसर है ने बहुत एक मजेदार मुहावरा कहा कि कोई भी बिजनेस उस बच्चे की तरह है जिसके पिताजी तो मुनाफा और माताजी कानून है। अब मम्मी तो कानून ही होती है, समझे? ये डायलॉग आपको याद रखना है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है आपको? प्रोफेसर हेने के अनुसार। अब क्या है, इस बीओ में यही प्रॉब्लम है, ये डायलॉग लिखा हुआ है, अगर पूछेंगे कि बताओ ये शब्द किसने कहा, समझ में आ रहा है? तो इन्होंने क्या कहा कि साहब व्यावसायिक संगठन का जो प्रारूप है, व्यावसायिक संगठन का प्रारूप उस बच्चे की तरह है, उस बच्चे की तरह है जिसके पिताजी कौन है बताओ?
आर्थिक मुनाफा है, जिसके पिताजी आर्थिक मुनाफा है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, किंतु माताजी कानून है। ये डायलॉग याद रखना है। समझ में आ रहा है? नहीं समझे? समझाता हूं। देखो, बिजनेस करना है ना अगर आपको, तो कानून की पालना करनी पड़ेगी। आज ये गोपालपुरा मोड़ पे जितने भी इंस्टीट्यूट है ना, सबकी मीटिंग है। कहाँ पर मालूम है? नगर निगम में। नगर निगम वालों ने बुला लिया, इन सबको आ जाओ। तो क्यों? उठा के फेंकेंगे तुमको यहाँ से। उन्होंने क्या बना दिया अपना कोचिंग हब, बोला वहाँ जाओ। अब उनकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, बोला खरीदो। अरे यार कहाँ से खरीदे? नहीं खरीदनी पड़ेगी, नहीं तो उठा के फेंक देंगे तुमको। तो सारे एकजुट होके मीटिंग करने जा रहे हैं। देखो, इस देश में रहना है तो इस देश के कानून की पालना करनी पड़ेगी। तो व्यापार पे कानून भी लागू होते हैं। तो कह रहे हैं साहब, पिताजी से कितना ही प्रेम हो, माताजी से बैर नहीं। माताजी क्या है? कानून है। पिताजी आपके क्या है? मुनाफा है। तो आपको व्यापार में मुनाफा तभी मिलता है जब कानून की क्या हो? पालना हो। समझ में आ गया? अब हम इसमें ये पॉइंट जो हैं ये एक बार बाद में स्टडी करेंगे कि क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। चलो मैं बता ही देता हूं, नहीं समझ में आए वहीं पूछ लेना मेरे से। ये सिर्फ समझना है, इसमें एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो मैं पॉइंट अब पढ़ पढ़ के बता रहा हूं, ये आपको खाली समझना है, इसलिए अपन लिख भी नहीं रहे। देखो, आप मान लीजिए कोई व्यापार शुरू करो, और शुरू करने से पहले आपको 1000 तरीके की क्या करनी पड़ जाए? फॉर्मेलिटी, कि ये लाइसेंस लेके आओ और ये काम करो और ये करो। तो आप परेशान होंगे कि नहीं होंगे? और एक दुकान ऐसी हो कि शटर ऊपर करो दुकान खुल गई, और शटर डाउन करो दुकान बंद। बताओ कौन सा व्यापार करना चाहोगे? अब हर आदमी को मालूम है कि शराब के धंधे में कमाई बहुत है, क्योंकि आदमी लाइन लगा के लेता है, और डिसिप्लिन इतना होता है, 5 मिनट लेट नहीं होते, 8 बजे तक पहुंच जाते हैं। बहुत डिसिप्लिन लोग आते हैं, ऐसे नहीं आते। और एडवांस पैसे रखते हैं काउंटर पे, माल बाद में, देखने का काम बाद में, पसंद वसंद भी नहीं। तो ये धंधा मैं क्यों नहीं कर लेता? बताओ। अब इसके लिए क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। तो क्या है, आपके लिए वो प्रारूप ज्यादा बेस्ट है जिसमें लीगल फॉर्मेलिटीज क्या हो? कम हो। उस व्यापार को चालू करने में आपको दिक्कत नहीं आई। समझ में आ रहा है? बताओ इसमें कौन सा सबसे बेस्ट है? ऑप्शन दूं? अब क्वेश्चन ऐसे बन जाए आपका कि व्यापार का वो कौन सा प्रारूप है जिसमें सबसे कम लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, वैधानिक औपचारिकताएं सबसे कम होती हैं। ऑप्शन दे रहा हूं 4। एकल स्वामित्व, साझेदारी फर्म, कंपनी, सहकारी समिति। क्यों? आपने आंसर दिया एकल स्वामित्व। क्यों? लाला जी की दुकान खोलने में कौन सी लीगल फॉर्मेलिटी चाहिए? बताओ, चाहिए क्या? पूछना अपने पापा से कि कोई रजिस्ट्रेशन करा रखा है क्या? जरूरी नहीं है, आप लेके बैठ जाओ दुकान को। कुछ पूछना चाह रहे हो? यहां तक समझ में आ गया? तो इसके हिसाब से सबसे बेस्ट कौन सा हुआ? एकल स्वामित्व, की कम फॉर्मेलिटीज हो, थोड़ी बहुत हो तो चल जाए। और सारे दिन खाना पूर्ति करते रहे, फॉर्मेलिटियां पूरी करते रहे, तो आदमी परेशान हो जाएगा, वो व्यापार ही नहीं करेगा। पहला समझ में आ गया? ऐसा व्यापार जिसमें जोखिम कम हो और दायित्व क्या हो? सीमित हो। सर ऐसे कैसे हो सकता है? व्यापार का तो नाम ही जोखिम है। बताओ ऐसा कौन सा प्रारूप है? ऐसा कौन सा प्रारूप है जिसमें जोखिम क्या होती है? कम होती है, और दायित्व भी आएंगे तो थोड़े सीमित ही आएंगे, बर्बाद नहीं होंगे आप पूरी तरीके से। बताओ, समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है बेटा समझ में? ऑप्शन देता हूं, चलो बताना आप। एकल स्वामित्व, हिंदू है विभाजित परिवार, साझेदारी फर्म, कंपनी। बताओ। साझेदारी, कल तो पान का एग्जाम्पल दिया था, तभी तो कहानियां सुनाता हूं कि चूना लगाया इसने और कार्रवाई हुई मेरे ऊपर, आप कह रहे हो दायित्व कम है। अरे अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। एक पार्टनरशिप फर्म में अगर नुकसान हो गया ना, आपके घर बिक जाएंगे और आपको देना पड़ेगा।
लेकिन अगर बात करें किसकी, कंपनी की, कंपनी में जितना पैसा मैंने लगाया है उससे ज्यादा मेरे ऊपर कोई दायित्व नहीं आएगा। तो जो मैंने शेयर खरीदे वही तो डूब जाएंगे, और क्या होगा, मेरा घर थोड़ी बिक जाएगा। तो इसमें दायित्व क्या है मेरे पास में, सीमित है, और जोखिम क्या है बोलो, कम है। तो इसके लिए बेस्ट कौन सा हुआ, कंपनी। पहले पॉइंट में बेस्ट कौन था, कंपनी। क्यों नहीं थी, क्योंकि कंपनी का तो निर्माण करने से पहले उसका क्या कराओ, पंजीकरण। समझ में आ रहा है। पर्याप्त वित्त की व्यवस्था हो। देखो साहब, बिना पूंजी के व्यापार नहीं होता। हमारी मारवाड़ी कहावत है, ओछी पूंजी धनी को खाए। व्यापार तभी करना बेटा जब जेब में बराबर का क्या हो, पैसा हो। क्योंकि आज की डेट में बिना पैसों के व्यापार नहीं होता। अब पैसा तो आपके पास लिमिटेड है, तो आपको वो व्यापार करना चाहिए जहां पर पैसों की क्या हो सके, व्यवस्था हो सके। अब बताओ इसके हिसाब से बेस्ट कौन सा है। एकल स्वामित्व है क्या, नहीं। एकल स्वामित्व में तो जो उसके पास पैसा है वही लगा पाएगा, और कहां से लाएगा। साझेदारी फर्म में चलो मानता हूं थोड़ी बहुत ये बेस्ट हो सकती है, क्योंकि जो दूसरा पार्टनर आएगा वो पैसे भी लेकर आएगा। लेकिन और उससे बेस्ट कौन सा है, कंपनी। क्योंकि कंपनी पैसा किससे ले सकती है बताओ, और जनता तो बहुत बड़ी है। आज देखो रिलायंस को पैसे चाहिए, 500 करोड़ रुपए चाहिए, बताओ टाइम लगेगा उसको। 500 करोड़ रुपए 5 दिन में जुटा ले रिलायंस। कैसे, आईपीओ ले आएगा, और आप जैसे लोग उसके शेयर खरीदेंगे और उसको पैसे देंगे। तो जब जनता पैसे देने लग जाए ना, तो फिर पैसों की तो व्यवस्था फुल है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट कौन सा है बताओ, कंपनी। समझ में आ गया। लॉसशीलता, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बताओ कैसे, लॉसशीलता का मतलब समझ रहे हो, मन में आए जब दुकान बंद कर दो, और मन में आए जब चालू कर दो। हेडक नहीं चाहिए। बताओ इसमें सबसे बेस्ट कौन, एकल स्वामित्व। आज दुकान नहीं खोली तो नहीं खोली है, हो सकता है परमानेंट ही नहीं खोले। सूरत में होता है ऐसा। सूरत में अगर कोई नई दुकान खुली है, समझ जाना वो कोई ना कोई लड़का अपने ब्याह शादी के चक्कर में वहां पे दुकान करी है, और अगर वो शादी होने के बाद नहीं आता तो समझ जाना कि वो आया ही इसलिए था। वो सूरत में तो चलता ही यही है। यहाँ से लोग जाते हैं, ब्याह शादी हो नहीं रही, वहां जाके दुकान खोलते हैं, शो करते हैं, और मित्र बड़ा काम कर रहे हैं। शादी होते ही दुकान के शटर बंद, अपने घर। कोई फॉर्मेलिटी तो है नहीं। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसमें लाला जी के अलावा और बेस्ट कौन है बताओ। लाला जी को तो देखो फिर भी ताम जाम करने पड़ेंगे, बेचारे को प्रॉपर्टियां बेचनी पड़ेंगी, व्यापार में जो पैसा लगा दिया वो अटक जाएगा। इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है फ्लेक्सिबल के हिसाब से, कंपनी। आज मैंने रिलायंस के शेयर खरीद लिए तो मैं रिलायंस में मालिक हो गया। समझे कि नहीं समझे। बताओ कंपनी का मालिक कौन होता है, स्वामी कौन होता है, जिसके पास में कंपनी के क्या है, शेयर है। मुझे लगा कि यार रिलायंस में दम नहीं है, शेयर बेच जाऊंगा। शेयर बेच गया मैं फ्री। तो बताओ इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है कंपनी में, कोई भी घुस जाओ और कोई भी चले जाओ। प्रबंधकीय प्रभाविकता एवं कार्य क्षमता हो, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए। बताओ इसमें सुटेबल कौन होता है, कंपनी है। कारण लाला जी में तो जितना ज्ञान है उतना ही रहेगा, एक्स्ट्रा कहां से ले आएंगे बेचारे। पार्टनर्स में भी कोई जरूरी थोड़ी सब में मैनेजमेंट का ज्ञान हो। पर कंपनी क्या करती है, कंपनी में जो डायरेक्टर होते हैं, मैनेजमेंट के अलग से क्या होते हैं, बंदे होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, और वो लोग उस काम को चलाते हैं। हितों का हस्तांतरण किया जा सके, ये बहुत काम की चीज है। देखो लाला जी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम मालूम क्या है, लाला जी मर गए, दुकान बंद। आज मान लीजिए मेरे पापा का बिजनेस है और वो मेरे नाम ट्रांसफर करना चाहें कि बेटा मैं बूढ़ा हो गया अब तू संभाल, नहीं कर सकते। कागज में जीएसटी नंबर उनके हैं, वो मेरे नहीं हो सकते, क्योंकि उनका पैन नंबर अलग है, मेरा पैन नंबर अलग है। लाला जी का तो हितों का हस्तांतरण होता ही नहीं, बिकता है। आपके सर पिताजी की दुकानों पे हमने कई बार देखा है, बच्चे बैठ जाते, भैया वो लाला जी नहीं है, वो क्या है फिर एचयूएफ, वो तो परिवार का बिजनेस हो गया। लाला जी की दुकानें को कभी ट्रांसफर नहीं होता। साझेदारी फर्म में मान लीजिए हम तीनों पार्टनर बन गए, बिजनेस करें, ये निकलना चाहती है, निकल जाएगी। ऐसे कैसे, हमसे पूछेगी नहीं पूछेगी, ऐसे ही
और भाई अकेले की खेती थोड़ी थी, अकेले का बिजनेस था क्या? इनको हमसे क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति, तब जाके ये अपना शेयर बेच सकती है, तब जाके ये बाहर निकल सकती है, ऐसे नहीं निकल सकती। तो साझेदारी में प्रॉब्लम है ये। कंपनी में नो टेंशन, मेरे पास में शेयर हैं, दूसरे से क्यों पूछूं, मार्केट में शेयर बिक रहे हैं, बेच दो। तो सबसे बेस्ट कौन सा हो गया इसमें? कंपनी। स्थायित्व हो, कंटिन्यूटी या स्टेबिलिटी। स्थायित्व मतलब किसी के मरने से फर्क नहीं पड़े। बताओ इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है? आज ही कहानी सुनाई थी ऑडिट में आपको कि 4 लोग थे, चारों ही मर गए, तो भी कंपनी जिंदा है। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज फॉर एवर। तो इसके लिए बेस्ट कौन सा हुआ बताओ? कंपनी। नेक्स्ट, गोपनीयता हो, कॉन्फिडेंशियल। तो व्यापार तो राज का खेल है साहब, हमारी बातें लीक नहीं होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। अब देखो मैं आपको राज बताता हूं, जूनियर अकाउंटेंट कैसे बने, समझ लो। आज मैं यो कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग छाती ठोक के कहते हैं कि हमारे पढ़े हुए से पढ़ लेना बाहर नहीं आएगा। डर नहीं लगता? हमें यूट्यूब पे बोल रहे हैं, डर नहीं लगता? 1% नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता। और अभी तो हमारे असली खिलाड़ी और आएंगे, मधुसूदन सर, आर्य सर, जय भंडार। वो तो बुक निकाली उन्होंने, टारगेट 50 है, तुम 49 बता दो। हम लोग कौन है? हम चोर हैं, चोर। सही है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। हमने चुराया है और उस चोरी के दम पे हम दावा ठोकते हैं, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है, हमें ये मालूम है कि पेपर कहाँ से बनता है, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, ड्राफ्टिंग कहाँ से होती है। आज आप एनसीईआरटी की 11th की बुक उठा के देखना और ये पॉइंटों को देखना। बेटा एनसीईआरटी की कॉपी करी है मैंने, चुरा लिया, पर चुराया मैंने किसी मार्केटिंग बुक से नहीं, एनसीईआरटी की बुक से चुराया। आप किसी भी साइट पे चले जाओ, पब्लिक सर्विस कमीशन की और कॉमर्स का कोई भी पेपर डाउनलोड कर लेना, और एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाए जो मेरे इसमें नहीं हो तो आगे बता देना। तो पेपर आएगा कहां से? आएगा तो इनसे ना। तो ये कॉन्फिडेंस की बात है। अब ये मैंने देखो गोपनीयता आपके सामने बता दी, व्यापार का यही तो राज था, और ये बता दिया। अब बताओ अगर ये बात मनीष सर को मालूम चल जाए कि तू यार सबके सामने लीक कर देता है, वो बेचारे का मेरे ऊपर कोई कंट्रोल है नहीं। बताओ ये गोपनीय कब रहता? जब मैं अकेला होता, सीने में दफन कर लेता, बताता ही नहीं। तो गोपनीयता सबसे ज्यादा कहां होती है बताओ? क्योंकि वो अकेला है। जब वो किसी के साथ शेयर ही नहीं करेगा तो गोपनीय तो रहेगा ही। तो इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है? एकल स्वामित्व। नेक्स्ट है कर का भार कम हो। देखो अपने देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अभी मेरे एक क्लाइंट ने टाटा सफारी खरीदी, उसका फोन आया, बोले सर 22.5 लाख रुपए की मेरी गाड़ी पड़ी, जिसमें 10 लाख रुपए का टैक्स है। 10 लाख रुपए का टैक्स, 48% तो जीएसटी गया, 28% जीएसटी है, 20% शेष, आरटीओ के चार्जेस गए। मैंने कहा कंपनी को तो 12 लाख ही मिल रहे हैं और 43% शेष है, मतलब इतना इतना टैक्स स्ट्रक्चर है। बताओ यहाँ पे इंडिया की प्रॉब्लम क्या है मालूम है? आप अपने मोबाइल पे गूगल पे जाके देखना और ऐसे लिखना www.incometax.gov.in और इसमें देखना कि भारत में कितने लोगों ने पिछली साल इनकम टैक्स रिटर्न भरी है। 140 करोड़ लोग हैं ना। कितने लोगों ने रिटर्न भरी मालूम है? 10 करोड़ ने। इस देश को 10 करोड़ लोग चला रहे हैं। 130 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स की रिटर्न ही नहीं भरी। इसका मतलब वो कमाई नहीं रहे, इसका मतलब वो कमाई नहीं रहे, टैक्स ही नहीं दे रहे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उन 140 करोड़ में से 70 करोड़ की जनता ऐसी है जो डिपेंड है, जैसे आप जैसे लोग। अभी आप क्या हो? डिपेंड ही हो ना माँ बाप के ऊपर, अभी तो कमाते हो ही नहीं, तो डिपेंड है। 70% लोग तो ऐसे हैं। और जो बाकी के हैं वो हैं किसान। जो किसान लोग हैं वो बेचारे क्या करें? वो खेती बाड़ी करते हैं, उसके ऊपर टैक्स है नहीं, तो टैक्स देने वाले कम है। जो कम है तो गवर्नमेंट क्या करती है? उनके ऊपर टैक्स लाद देती है। इंडिया में टैक्स की रेट है 30%।
यानी आपने अगर 100 रुपये कमाए तो 30 रुपये किसको देने हैं? सरकार को देने हैं साहब। समझ में आ रहा है? अब कौन से फॉर्मेट में टैक्स की रेट कम है तो वो सुन लो, वो है कंपनी। अगर आप नई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन खोलते हो और कंपनी के रूप में बनाते हो तो आपको केवल 17.5% टैक्स देना है, और बाकी सब में क्या है बोलो? 30%। तो कर का भार सबसे कम किस पे पड़ता है? अब आपने इतने सारे फीचर्स पढ़े, बताओ सबसे बेस्ट कौन सा? ये आदर्श स्वरूप है। समझ में आ गया? बाकी पर्सन टू पर्सन क्या करता है, ये वेरी करता है। अब मैं आपको आज सबसे पहले स्टार्ट कराने जा रहा हूं कौन सा? एकल स्वामित्व। पहला प्रारूप अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, एकल स्वामित्व, सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व। ये मैं आपको अभी स्टार्ट करवाने जा रहा हूं कि साहब एकल स्वामित्व कौन होता है, कौन सा कानून लागू होता है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट में शब्द लिखता जाऊंगा, वो आप नोट करते रहना। क्लियर है? सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, बताओ एकल स्वामित्व पर कौन सा कानून लागू होता है? आप अगर लाला जी की दुकान खोल लेते हो, नीचे जाके चाय की दुकान खोल लो, तो बताओ कौन सा कानून लागू होगा? इसके ऊपर एक ही कानून लागू होता है, और ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ये आसाम के पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एकल स्वामित्व पर कौन सा कानून लागू होता है। इस पर एक कानून लागू होता है खाली, कौन सा? धरती का कानून है। सर ये कौन सा कानून आ गया? बताओ धरती का कानून क्या कहता है? जैसा बोओगे वैसा पाओगे, ये धरती का कानून है। तो एकल स्वामित्व पे धरती का कानून लागू होता है, मतलब जितनी मेहनत करोगे उतना कमाओगे। नहीं समझे? मैं आपको एक बात की बात बताता हूं, कई लोग ईर्ष्यालु प्रकृति के होते हैं, ईर्ष्या भाव रखते हैं। हमारे पड़ोस में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैंने मेरी वाइफ के लिए कार खरीदी थी, वो मेरे पास तो कार थी, मैं उसके लिए कार खरीद के लाया। मैं घर पे लाके उस गाड़ी को मैंने खड़ी करी थी, इतने में एक पड़ोसी कहता है, अरे भाई साहब हमें भी ट्रिक बताओ यार, कार पे कार ला रहे हो। अब क्या बोलूं उसको? मैं उसकी ये बात सुन के मेरी ये समझ में आ गई कि इसके मन में ईर्ष्या भाव है। मैंने कहा भाई साहब बहुत आसान ट्रिक है। बोला हाँ बताओ ना भाई साहब। मैंने कहा सुबह 6 बजे क्लास लेना शुरू करो और रात के 11 बजे तक मेहनत करो, बीच में खाना भी मिल जाए तो खा लेना, नहीं तो मत खाना। बस इतना से ही काम करता हूं मैं कि सुबह 6 बजे मैं चालू हो जाता हूं, रात के 11 बजे तक काम करता हूं। ये काम आप भी कर लो, कार आ जाएगी घर पे। नहीं साहब मेरे को तो मोबाइल पे यूट्यूब पे वो देखने हैं, कपिल शर्मा शो। तो फिर बेटा कार कैसे आएगी? धरती का कानून ये कहता है जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो सबसे बड़ी बात, इसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं, कोई कानून लागू नहीं है, मतलब कोई कानून इसके ऊपर लागू नहीं होता है। ये किससे लागू होता है? धरती के सामान्य कानून से संचालित, धरती के सामान्य कानून से संचालित। ये बात समझ में आ गई? ये धरती के सामान्य कानून से क्या होता है? संचालित होता है। और सामान्य कानून क्या है? जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अच्छा, अगर आपको दुकान खोलनी है तो कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ कराना पड़ेगा? बताओ सर। वो जीएसटी वीएसटी देखो जरूरी नहीं है। जीएसटी एक्ट भी कहता है कि 40 लाख तक की बिक्री में जरूरत ही नहीं है। तो 40 लाख किसको कहते हैं? साल की। आप समझ रहे हो? डेली की अगर आप 10,000 की बिक्री करते हो तो महीने की कितनी हुई? 3 लाख रुपए, और पूरी साल की 36 लाख हुई। जीएसटी तो अड़ेगी ही नहीं, आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। तो कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। तो अपन क्या कहते हैं? कोई वैधानिक औपचारिकता नहीं, नो लीगल फॉर्मेलिटीज। कोई वैधानिक
औपचारिकता नहीं। समझ में आ रहा है? बताओ इस पूरे देश में सबसे ज्यादा व्यापार कौन से फॉर्मेट में चल रहा है? इसी फॉर्मेट में चल रहा है, क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटी है नहीं। मोस्ट पॉपुलर मेथड, सबसे प्रचलित प्रारूप है। सबसे प्रचलित प्रारूप है ये, सबसे पुराना। लेकिन जब आ जाए क्वेश्चन कि भारत में सबसे पुराना कौन सा है, तो आप क्या आंसर दोगे? HUF। वो अपन बाद में पढ़ेंगे। ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है। यहां तक समझ में आ रहा है सबके? बताओ इसमें कितने लोग होते हैं? कितने लोग होते हैं इसमें? एक व्यक्ति। मालिक कौन है? मालिक कौन है इसमें? और मैनेजर कौन है? बिजनेस को चलाएगा कौन? बिजनेस को कंट्रोल कौन करेगा? स्वामी भी वो, नियंत्रण भी उसका। समझ रहे हो? समझ में आ रही है बात? किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। पूंजी कौन लगाएगा? पूंजी कौन लगाएगा बताओ? खुद ही लगाएगा। कल को व्यापार में कोई जोखिम हो गई तो वही भुगतेगा, कोई बांटने वाला तो है नहीं। और मान लो उसने कोई व्यापार किया, व्यापार में उसकी संपत्ति थी 1 करोड़ रुपए की, मतलब उसने कोई स्टॉक खरीदा और खरीदा, दुकान में 1 करोड़ का माल पड़ा है और वो बर्बाद हुआ और उसके मांगने वाले हो गए 1.5 करोड़ के। अब बताओ क्या होगा? मेरी बात समझ में आ गई? भाई आपने कोई धंधा किया, उस धंधे में आपने पैसे लगाए, लोगों से भी उधारी ली, आपने लोगों से भी उधारी ले ली, खुद ने भी पैसे लगाए। आपके पैसे लगे हुए थे 50 लाख, लोगों से उधारी ले ली 50 लाख की, 1 करोड़ रुपए लगा दिए। 1 करोड़ रुपए का आपने स्टॉक खरीद लिया और वो स्टॉक फैशन का था, फैशन क्या हो गई? आउट। अब वो स्टॉक देखते रहो बस, आप बिकेगा तो है नहीं, हो गया नुकसान। अब आपकी पूंजी तो गई, लोगों को चुकाना है कि नहीं चुकाना? उस स्टॉक से तो कुछ निकलेगा नहीं, बताओ कहां से चुकाओगे? तो बच्चों व्यापार की संपत्ति, पहले तो स्टॉक को बेचो। भाई 1 करोड़ का स्टॉक है, वो हो सकता है 10 लाख में बिके, तो 10 तो वो चुकाओ, और बाकी जो गाठा बच गया वो आपको अपने व्यक्तिगत संपत्ति से देना पड़ेगा। तो बताओ दायित्व कैसा है? असीमित दायित्व। आपका घर बिक जाएगा, आपके घर बार बिक जाएंगे, आपके पर्सनल गहने बिक जाएंगे, पर आपको चुकाना पड़ेगा। तो क्या कह दूं बताओ, दायित्व कैसा होता है इसमें? असीमित दायित्व। असीमित दायित्व है। कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? मैंने तो कभी नहीं करी। ठीक है, एग्जाम्पल पूछ रहे हो? हाँ। हाँ, ये देखो, इसने जो क्वेश्चन पूछा कि मान ले कोई सोल प्रोपराइटर किसी ने बिजनेस किया और वो गाठा खा गया और उसको कर्जे चुकाने हैं, तो प्रॉपर्टी किसकी बिकेगी? उसकी बिकेगी कि उसके माँ बाप की भी बिक जाएगी? यही तो कहना चाह रहे हो। देखो, माँ बाप की का आपकी अगर उस प्रॉपर्टी में हक है आपका, तो वो भी बिकेगा, हक भी बिकेगा। अगर आपका कोई हक नहीं है तो माँ बाप की प्रॉपर्टी कैसे बेचेंगे? आप तक है दायित्व आपका, आपका जहां जहां भी हक होगा ना वो सब छीन लेंगे हम आपसे। समझ गए? अगर पूर्वजों की कोई संपत्ति है, उसमें आपकी क्या है? हिस्सेदारी है, तो वो आप ही की संपत्ति है, वो देना पड़ेगा। यहां तक सबके क्लियर है क्या? तो बताओ दायित्व कैसा है? अब ये बताओ जोखिम, जोखिम कैसी है? असीमित है। क्या जोखिम का बंटवारा होगा? कोई दुख दर्द बांटने वाला है? नहीं, कोई दुख दर्द नहीं बांटेगा। तो असीमित एवं अविभाजित, असीमित एवं अविभाजित जोखिम, असीमित एवं अविभाजित जोखिम। समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? अच्छा, ये किसके लिए व्यापार कर रहा है? खुद के लिए कर रहा है, खुद के लिए कर रहा है ना। और कौन चलाएगा? तो क्या कह सकता हूं?
स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा संचालित, ये एक ऐसा व्यापार है जो आप खुद के लिए कर रहे हो और खुद ही चला रहे हो। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अच्छा, अब ये बताओ, क्लियर नोट? पेज चेंज कर दूं? ये बताओ, इसमें मैनेजमेंट कौन करेगा? मैनेजमेंट कौन करेगा? इस व्यापार का मैनेजमेंट कौन करेगा? कौन करेगा बोलो? खुद ही करेगा। क्या वो एमबीए करा हुआ है? तो मैनेजमेंट का गुण है उसमें? ये जरूरी नहीं है। तो अपन क्या कह दें? अकुशल प्रबंध। इसमें क्या होता है अपना? अकुशल प्रबंध। छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, नहीं भी रखोगे तो ये तो बहुत आसान सा टॉपिक है, वैसे ही याद रह जाएगा। समझ में आ रहा है? बताओ, इसमें आपके जो कामकाज हैं वो गोपनीय रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो क्या कह दे? गोपनीयता। गोपनीयता। समझ में आ रहा है ये भी कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है। बच्चों, मैं आपको बात बताता हूं, 2013 की बात है। 2013 में मैंने सीतापुरा के थोड़ा सा आगे जाके एक सचिवालय नगर है, पुलिया क्रॉस करके, वहां मैंने एक जमीन खरीदी 16.5 लाख रुपए में। कर्जा भी लिया बैंक से, 16.5 लाख रुपए में जमीन खरीदी। बाद में एक दिन ऐसी बातों बातों में मैंने मनीष को बोल दिया कि यार मैंने एक ऐसे जमीन खरीदी थी। तो उसने मेरे को डांटा, बोले यार पूछ तो लिया कर, कहाँ जाके तू जंगल में जमीन ले रहा है। 2020 में बेची बच्चों मैंने, 2012-13 में ली थी, 2020 में बेची। पहली बात तो ग्राहक ही नहीं मिल रहा था, बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। 2020 में बेची केवल 20 लाख रुपए में। मैं उतने पैसे को अगर बैंक में रख देता ना, एफडी में ही, तो ही ढंग से आ जाते। बहुत गलती हो गई साहब, एक गलत निर्णय ले लिया। क्या आदमी गलत निर्णय ले सकता है? लापरवाही पूर्ण निर्णय ले सकता है? बताओ, ले सकता नहीं ले सकता? अगर वो अकेला है ना तो ले सकता है, लेकिन एक से भले दो। अगर यही बात मैं मनीष सर से पहले डिस्कस कर लेता तो वो मेरे को ये निर्णय लेने नहीं देते। यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, आप अकेले हो, कोई रोक टोक करने वाला है नहीं, तो आपसे गलत और लापरवाही पूर्ण क्या हो सकते हैं? निर्णय हो सकते हैं। तो ये एक और प्रॉब्लम है इसकी कि आपसे लापरवाही पूर्ण क्या हो सकते हैं? निर्णय हो सकते हैं, क्योंकि आपको कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं है। कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है, तो आपसे गलतियां हो सकती हैं। और ये इसका एक प्लस पॉइंट भी है कि कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, इसलिए आपके निर्णय भी क्या होंगे? शीघ्र होंगे, शीघ्र निर्णय होंगे। तुरंत आप क्या ले सकते हो? डिसीजन ले सकते हो। बोलो, समझ में आ गया क्या? समझ लो ना, ऐसे ही समझ लो जैसे शादी है, लव मैरिज कम चलती हैं, अरेंज मैरिज ज्यादा चलती हैं, क्योंकि अरेंज मैरिज में बहुत लोगों का दिमाग लगा हुआ है। अरेंज करते ना ढंग से, लव मैरिज में 2 का ही लगा हुआ है, तो वो मामला थोड़ा सा लापरवाही पूर्ण हो जाता है। यहां तक समझ गए सब? बताओ, ये व्यापार में आपको जो पूंजी है उसकी व्यवस्था कौन करेगा? पूंजी की व्यवस्था कौन करेगा? उसको स्वयं को ही करनी पड़ेगी। पूंजी की व्यवस्था कौन करेगा बताओ? एकल स्वामी। एकल स्वामी ही करेगा। इसलिए आपके पास में पूंजी के विकल्प क्या होते हैं? सीमित विकल्प होते हैं। आपके पास में बहुत ज्यादा विकल्प है नहीं। ज्यादा बैंक में लोन ले लोगे, इधर उधर यार दोस्तों से मांग लोगे, तो बहुत ज्यादा विकल्प आपके पास में नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है? सबके क्लियर है? तो ये कुछ मैंने बेसिक चीजें बताई। अब एक बार अपन नोट्स पे आते हैं। देखो, एकल स्वामित्व व्यवसाय का वो प्रारूप जिसमें एक ही व्यक्ति, दो नहीं, एक ही व्यक्ति, इसकी मेन बात क्या है देखो, और ये जो लैंग्वेज है ये मेरी नहीं है,
ये एनसीईआरटी की बुक से मैंने चुराई है। व्यवसाय का वह प्रारूप जिसमें एक ही व्यक्ति व्यापार के लिए धन की व्यवस्था करता है। खुद कोई व्यापार करना है भाई, खुद कोई दुकान खोलनी है, खुद ही पैसे इकट्ठे करो, कहां से करोगे तुम जानो, दूसरा कोई मदद करने नहीं आएगा। उसका संचालन भी वही करेगा और उसकी जोखिम भी वही वहन करेगा, चलाएगा भी वही और जोखिम भी वही लेगा। वो क्या कहलाता है बताओ? एकल स्वामित्व। समझ में आ गया? क्लियर है? एग्जाम के पूछे जाने वाली लाइन, व्यवसाय का सबसे प्रसिद्ध क्या है? प्रारूप। सबसे प्रचलित बोल दो, प्रसिद्ध बोल दो, क्योंकि ये बहुत इजी है, इसे सबसे ज्यादा ये चलता है। समझ में आ गया? दूसरी बात, ये स्वयं के द्वारा स्वयं के लिए क्या किया जाता है? संचालित। इसलिए हम इसको व्यवसाय की क्या कहते हैं? प्रथम सीढ़ी। देखो कोई भी आदमी जो बिजनेस करने की सोचता है ना, वो पहले दिन क्या सोचता है? एक बार व्यापार शुरू तो करें यार, कंपनी बना लो और पार्टनरशिप हम बना लो, रे तो बात की बातें हैं, धंधा तो करो, एक बार चलाओ तो सही, फिर बाद में अपन क्या करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो पार्टनर भी बना लेंगे, कंपनी भी बना लेंगे। स्टार्टिंग लोग कहां से करते हैं? इसलिए ये व्यवसाय की क्या है? प्रथम सीढ़ी है। तो ये भी एक काम का पॉइंट है, पूछ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है। और ये आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड क्या करते हैं, उसके एज इट इज लाइन को कॉपी कर लेते हैं। तो ये क्या है? व्यवसाय की प्रथम सीढ़ी है। ये बिजनेस की पहली सीढ़ी है बच्चों, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या कह रहे हैं ये। इसमें जोखिम क्या होती है? असीमित, मतलब तुम्हारे घर बिक जाएंगे पर चुकाना पड़ेगा। साथ ही साथ क्या होती है? अविभाजित, कोई दुख दर्द बांटने वाला नहीं, अकेले ही हो ना, नाम ही एकल स्वामित्व है। अब इसकी परिभाषा, अब आप पूछेंगे सर परिभाषा याद करनी है क्या? बीओ की ये सबसे बड़ी टेंशन है, बीओ में ये सबसे बड़ी टेंशन है। लेकिन मैंने आपको फालतू की परिभाषाएं नहीं दी हैं, वही दी हैं जो ऑथेंटिक बुक में है। जैसे ये मैंने जो परिभाषा ली है, ये कहाँ पर दी हुई है आपको? एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है। तो परिभाषाएं ये वहां तक ही लिमिटेड रखेंगे, ऐसे हर कुछ नहीं पूछ लेंगे। कहीं गूगल पे जाओ और देखो सोल प्रोवाइडर की 50 परिभाषा मिल जाएंगी, कितनी याद करोगे? जे.एल. हैंसन ने क्या परिभाषा दी है और आप कैसे याद करेंगे परिभाषा, वो भी मैं आपको तरीका बताता हूं। पहले समझाते हैं। जे.एल. हैंसन ने क्या कहा कि एकल व्यापार एक ऐसी व्यावसायिक इकाई है जिसमें एक ही व्यक्ति, अकेला व्यक्ति, एकल तौर पर पूंजी की क्या करता है? व्यवस्था करता है। अकेले कोई पूंजी की व्यवस्था करनी है। एक ही व्यक्ति एकल तौर पर क्या करता है? जोखिम वहन करता है, सारी जोखिम भी उसकी है और प्रबंध भी वही करेगा। समझ में आ गया? अब याद कैसे करें? कैसे याद करोगे? केवल कीवर्ड्स, जे.एल. हैंसन, ऐसे करके कीवर्ड्स में क्या करोगे? एक ही व्यक्ति, क्या कहते हैं? पूंजी की व्यवस्था, जोखिम वहन, जोखिम वहन, बस बहुत है इतना सा ध्यान रख लो, क्योंकि डेफिनेशन तो क्वेश्चन में आएगी। ऐसे तो क्वेश्चन आएगा नहीं कि जे.एल. हैंसन ने क्या परिभाषा दी, ऐसे नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव है ना, परिभाषा तो दी हुई आएगी। किसने कही? एक शब्द ध्यान रख लो बस। एक ही व्यक्ति पूंजी की व्यवस्था करे, एक ही व्यक्ति जोखिम वहन करे, एक ही व्यक्ति व्यापार का संचालन करे, उसको एकल स्वामित्व कहते हैं। एल.एच. हेने ने क्या परिभाषा दी है? सिर्फ 2 परिभाषा याद करवा रहा हूं, लेकिन ये याद करनी पड़ेगी, थोड़ी सी इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एल.एच. हेनी, इन्होंने कहा साहब एकल स्वामित्व एक ऐसा व्यवसायिक संगठन है जिसका मुखिया एक ऐसा व्यक्ति है जो उत्तरदायित्व लिए हुए है।
सीधी सी बात है, मुखिया बनोगे तो सिर पे भार तो आएगा ही। दायित्व लिए हुए हैं जो परिचालन का निर्देशन करता है एवं जो हानि की जोखिम उठाता है। जो ऑपरेट भी बिजनेस को वो ही करता है और कल को हानि होगी तो जोखिम भी उसका है। बस केवल इतना सा ध्यान रख लो, मुखिया जो उत्तरदायित्व लेता है, मुखिया जो उत्तरदायित्व लेता है, ये आपका शॉर्टकट हो गया। किसने दिए डेफिनेशन? देखो ये LH हेने ने, LH हेने ने ये परिभाषा दी है कि मुखिया जो उत्तरदायित्व लेता है वो एकल स्वामी है। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, एकल स्वामित्व व्यवसाय के लक्षण या विशेषता। सबसे पहली बात बताओ, इसका निर्माण करना और समापन करना आसान है या नहीं है? क्यों है? क्योंकि कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। कौन सा कानून लागू होता है? समझ में आ गया? दायित्व बताओ इसका कैसा होता है? क्योंकि उसको निजी स्रोत से भी भुगतान करना पड़ सकता है। लाभ प्राप्त करता कौन? अकेला। जोखिम वहन करता कौन? अकेला। नियंत्रण किसका? पूरा का पूरा अकेले का। कोई दूसरे का आक्षेप नहीं है, अपनी योजना खुद लागू कर सकता है, कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं ना। पृथक क्या नहीं होता? अस्तित्व। ये अभी इसी मतलब 2-4 महीने ही हुए अभी तो RPSC फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि बताओ एकल व्यापारी और व्यापार अलग अलग हैं या नहीं है? देखो क्या लिखा है इन्होंने, पृथक अस्तित्व नहीं। तो किसमें होता है पृथक अस्तित्व? अब कई लोग क्या कहते हैं सर व्यापार अलग। अब मनीष सर की बात करोगे तो मनीष सर क्या कहेंगे? व्यापार अलग होता है और व्यापारी अलग होता है। तभी तो बैलेंस शीट में आप क्या दिखाते हो? कैपिटल। और वो भी बताओ कैपिटल कहां दिखाते हैं? अरे किसका दायित्व है? आप दायित्व में क्या दिखा रहे हो? कैपिटल दिखा रहे हो। जब बिजनेस की बैलेंस शीट बनाते हो कैपिटल किधर आती है बताओ? पूंजी कहां दिखाते हो आप? आप बताओ कहां आती है पूंजी? आप कॉमर्स हो नॉन कॉमर्स? नॉन कॉमर्स वालों को भी मनीष सर समझाएंगे तब आएगा। आप कॉमर्स हैं, बताओ ये जो पूंजी है ये बैलेंस शीट में कहां आती है? दायित्व में क्यों आती है? भाई मैं एक व्यापार कर रहा हूं, मैंने उसमें क्या लगाए? पैसे। तो उस व्यापार का दायित्व बनता है कि वो मेरे पैसे, ये है अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमें कानून, हम पढ़ रहे हैं बीओ, बीओ में कहते हैं व्यापार और व्यापारी अलग कैसे हो गए? व्यापार डूब गया मतलब कौन डूब गया? व्यापारी डूब गया। तो आप कल को ये कहो सर मनीष सर ने तो हमें बताया पृथक अस्तित्व क्या उदाहरण कि व्यापार अलग और व्यापारी अलग। अकाउंट्स में होता है, वो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कानूनी भाषा में बात करें तो इनका कोई भी पृथक अस्तित्व नहीं होता है। पृथक अस्तित्व नहीं। पृथक अस्तित्व नहीं का मतलब समझ गए क्या? बताओ क्या समझे? कि व्यापार और व्यापारी एक ही हैं। ये नहीं कि साहब व्यापार अलग और मैं अलग हूं। ये तो फीचर किस में होता है? कंपनी में होता है कि सर्जन इंस्टीट्यूट अलग और हम अलग। लेकिन अगर यही कलाम होता तो कलाम और कलाम के चलाने वाले एक ही हैं, क्योंकि वो तो लाला जी की दुकान है। भाई जितने भी इंस्टीट्यूट वाले हैं, 2-4 जो थोड़े से ज्ञानी हैं, उनके अलावा सबने क्या कर रखे हैं? सोल प्रोप्राइटर। अब जो जिनके पास कंसल्टेंट हैं और हैं वो कंपनी बना के बैठे हैं। तो उनको मालूम है यार कल को कोई भी बच्चा केस कर दे तो घर बिक जाएगा मेरा। तो यहाँ कम से कम दायित्व किसका आएगा? कंपनी का आएगा। तो ये पृथक अस्तित्व नहीं है इनका। अर्थात व्यापार एवं व्यापारी क्या होते हैं बताओ? एक ही है। व्यापार एवं व्यापारी एक ही, ये दोनों एक ही होते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखो निरंतरता का अभाव है। बताओ क्यों?
इसमें निरंतरता का अभाव होता है। क्यों होता है? अगर लाला जी मर गए, दुकान बंद। आप सर उसका बेटा चला लेगा ना, देखो जो ही आप ये शब्द बोलोगे कि उसका बेटा चला लोगे तो मैं कहूंगा फिर वो एकल स्वामी तो हुआ कहाँ, वो तो परिवार हो गया। तो ये निरंतरता का अभाव है, क्योंकि एक आदमी चला गया तो व्यापार चला गया। सबसे प्रचलित प्रारूप है, सबसे ज्यादा चलन में यही है। बताओ ये एक आदमी कितना बड़ा व्यापार कर सकता है? बताओ, छोटा ही कर पाएगा। एक अकेला आदमी आपको क्या लगता है अंबानी बन जाएगा क्या? उसको कंपनी बनानी पड़ेगी। तो इसमें व्यापार का क्षेत्र क्या होगा? सीमित ही होता है। और ये असमामिलित एवं असंगठित व्यवसाय है। बताओ इसका मतलब क्या समझी? असमामिलित प्रारूप है, असमामिलित प्रारूप। इसका मतलब क्या समझे बताओ बच्चों? असमामिलित जानते हो? जिसका कहीं कोई पंजीकरण नहीं होता, अनइनकॉर्पोरेटेड है, किसी एक्ट के तहत उसका इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ, उसको अपन क्या कहते हैं? असमामिलित। और असंगठित है क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, अकेला ही तो है। समझ में आ रहा है सबके? तो इसका कहीं किसी कानून के तहत पंजीकरण होता ही नहीं है, इसलिए ये असमामिलित है। अब इसके कुछ लाभ और हानि हालांकि पढ़ चुके हैं अपन, खाली पढ़ के बता देता हूं। देखो इसका सबसे पहले तो फायदे की बातें करते हैं। लाला जी की दुकान का पहला फायदा, जो कमा लिया वो मेरा, अविभाजित लाभ, किसी को नहीं देना मुझे, जो भी है वो मेरा है। क्योंकि जब मेरे दुख दर्द में कोई नहीं आया तो लाभ में क्यों आ रहे हो भाई? दूसरी बात, कार्य की प्रत्यक्ष प्रेरणा मिलती है। बताओ मिलती है नहीं मिलती? आज देखो मैं मनीष सर पूरी जान लगा देते हैं यहाँ पे कि यार कैसे भी करके रिजल्ट लाएं। अगर मैं यहाँ फैकल्टी होता तो मैं इतनी जान थोड़ी लगाता, मुझे तो मेरे पढ़ाने से मतलब था, उसके पैसे मिल जाते। यहाँ मालूम है कि यार 2 बच्चे कम आए यार, कल वाले आए नहीं यार, अंदर से आवाज आ रही है कि कुछ कमी रह गई, और लगा जान। कार्य की प्रत्यक्ष प्रेरणा है साहब। सीधा सा हमको क्या मिलता है? इसका रिवार्ड मिलता है। तो ये डायरेक्ट इंसेंटिव है, जितना काम करूंगा उतना मेरा फायदा है। नेक्स्ट है ग्राहक से व्यक्तिगत संपर्क। अब देखो ये एक सोल प्रोपराइटर की खास बात होती है, क्योंकि वो अकेला ही है, ग्राहक से डायरेक्ट मिलता है। जब कोई आदमी आपसे डायरेक्ट मिलता है तो देखो कहीं ना कहीं आपके मन में भी क्या आती है? सेटिस्फेक्शन। ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, ऑनलाइन भी हैं। आपने ऑफलाइन क्यों ज्वाइन किया है? वो तो ऑनलाइन में भी कर देंगे, लाइव क्लास ले लो आप, यहाँ से चालू हो जाएगा, हम कर देंगे शुरू। एक्चुअल में मैं बताऊं ये ऑनलाइन है ही कबाड़ा। डिसिप्लिन कहां से लाओगे? आज आपका भले ही मन नहीं है पर टिके हुए हो, बैठे हुए हो, टाइम पे आ रहे हो, टाइम पे जा रहे हो। ये डिसिप्लिन जरूरी होता है स्टडी के लिए, ये बहुत जरूरी होता है। क्लास में आता है, ऑनलाइन में नहीं आता कभी भी। तो ये क्या होता है, जब आप यहाँ हमारे सामने फेस टू फेस आते हो ना, तो आपका भी इंटरेक्शन बढ़ता है, हमारा भी इंटरेक्शन बढ़ता है, आपकी भी समझ बढ़ती है। इसको कहते हैं ग्राहकों से व्यक्तिगत संपर्क। हमने इससे पहले रिकॉर्डिंग कराई थी, कमरे में बंद हो गए, कैमरा चालू है, एक भी स्टूडेंट नहीं, रिकॉर्डिंग कराई, खुद की रिकॉर्डिंग खुद ने देखी, समझ में नहीं आई। मैंने कहा ये क्या है, फीलिंग ही नहीं आ रही। मैंने कहा साहब सामने जब तक स्टूडेंट नहीं होना पढ़ाने का समझ में नहीं आता ना, कि मैं पढ़ा रहा हूं तो अब आपके चेहरे मुझे बता रहे हैं कि आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उस अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स होता है। यही यहाँ पर है। नेक्स्ट है आत्मसंतुष्टि। ये सबसे बड़ी बात है। एक लाला जी की दुकान जो बढ़िया होता है, शाम को घर शांति से जाता है, वो कहता है यार आज जितनी मेहनत करी उतना पैसा आ गया। शांति उसको मिलती है मन में, क्या मैंने जितना मेहनत करी उतना पैसा मेरे को मिल गया। नेक्स्ट है तुरंत निर्णय और शीघ्र कार्य, कि तुरंत डिसीजन ले सकता है। क्यों ले सकता है बताओ? कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं। गठन और समापन दोनों क्या है? आसान है, कोई फॉर्मेलिटी है ही नहीं, लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं। सूचनाएं क्या रहती हैं? गोपनीय है। क्या ये फ्लेक्सिबल है? अब बताओ ये गुण कैसे हुआ? वैसे तो ये अब गुण भी है कि सब बिजनेस कंटिन्यू नहीं रह पाता, लेकिन फ्लेक्सिबल है कि लाला जी खुद बंद करना चाहें तो कभी भी बंद कर सकते हैं। और पूरा कंट्रोल आपका है, कोई दूसरे का कंट्रोल नहीं, अकेले मालिक हो। और आपको हमेशा किस चीज का एहसास होगा? उपलब्धियों का, कि यार मैंने मेहनत करी, मुझे ये परिणाम मिला। ये इसके फायदे। अब इसके नुकसान,
दायित्व कैसा होता है? साहब बताओ ऐसा व्यापार करने से क्या फायदा कि मेरा घर ही बिक जाए। दूसरा जोखिम भी क्या है? अविभाजित, कोई बांटने वाला ही नहीं, बताओ अकेले को ही भुगतना है। क्यों सर, जब लाभ अकेले ले रहे थे तब नहीं सोचे, तो जोखिम भी अकेले की है। संसाधन मेरे पास क्या होंगे बताओ? एक लालची कितना काम कर लेगा? आज समझो, मैं आपको बात बताता हूँ, मैं मनीष सर को कई बार बोलता हूँ यार एक मजेदार बात बताऊँ आपको, मुझे याद आ गई। मेरे ससुर जी मुझे ये पूछते हैं आप कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो? तो मैंने कहा सर्जन में। बोला हमने नाम ही नहीं सुना इसका। मैंने कहा यार ये तो सॉलिड इंसल्ट है। बोला हमने तो उत्कर्ष का नाम सुना है साहब। अब बताओ, मैं मुझे ऐसा बोल रहे हैं वो। तो मैंने कहा ऐसा है जी, आपने केवल वही सुना है और वही देखा है जो आपको दिखाया और सुनाया गया है। वो फुल पेज एड देता है, फुल पेज एड के 12 लाख रुपए लगते हैं। मेरे 12 लाख में तो एक पेज फ्री हो जाना है। हमारी बस की बात नहीं है भाई, हमारे पास इतना पैसा थोड़ी है कि हम करोड़ों रुपए के क्या कर दें, ऐड कर दें। सीमित पूंजी है, इसलिए हम ट्रेन में बैठ जाते हैं, छोटी सी में, इतनी सी ट्रेन आती है ना क्लासिफाइड में, उतना सा ऐड देते हैं, इतना सा बस। वो भी इसलिए कि बच्चों को मालूम हो जाएगा बेच चालू हो रहा है बस। कारण क्या है? बहुत सिंपल सा कारण है कि मेरे पास संसाधन नहीं है। मेरे पास 1 करोड़ का बजट नहीं है कि मैं 1 करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्च कर दूं। तो जितना है उससे काम चलाते हैं। जन विश्वास का अभाव, ये मान के चलना लोग कंपनियों में ट्रस्ट कर लेंगे, लाला जी की दुकान में ट्रस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आज शटर खुला है, कल बंद मिले तो लाला जी तो गायब। कंपनियां तो फिर भी वारंटी देती हैं, गारंटी देती हैं, और कंपनी तो चलती रहेगी। विस्तार के आपके पास में अवसर क्या होंगे? सीमित। जितना पूंजी है उतना ही तो विस्तार कर पाओगे, उससे ज्यादा आप जा नहीं सकते। आपकी प्रबंध योग्यता भी क्या होती है? सीमित, क्योंकि आप में कोई जरूरी थोड़ी है मैनेजमेंट के गुण हो। व्यवसाय का सीमित जीवन काल, क्योंकि व्यापारी के साथ व्यापार भी खत्म। और लापरवाही पूर्ण क्या होते हैं? निर्णय होते हैं। समझ में आ गया? बताओ ये कहां पर उपयोगी है? आप अगर लाला जी की दुकान खोलते हो, कहां ठीक है? जहां आप सब्जी वाले को देखो, पूरे जयपुर में थोड़ी दुकान है, मोहल्ले पड़ोस में बिकेगी। जिसका बाजार छोटा है, लोकल है, जैसे सब्जी बेचने वाला, लोग जिसका रुचि के हिसाब से काम करते हैं। जैसे अक्सर बताओ बुटीक कौन खोलती हैं? महिलाएं, क्योंकि वो उनका उसमें इंटरेस्ट होता है। समझ लो, जिसके बिजनेस में काम का लेवल क्या हो, कम हो, जैसे चाय बनाने वाला, इस टाइप के लोग एकल स्वामित्व का व्यापार स्टार्ट करते हैं, जिसमें ग्राहक से पर्सनल टच जरूरी है। जैसे टीचिंग के साथ जब तक आप स्टूडेंट से पर्सनली जुड़ेंगे नहीं, आप उनके रिजल्ट नहीं दे सकते। और जिसमें कम पैसे की जरूरत पड़े। बोला समझ में आ गया? तो आज आपका मैंने एकल स्वामित्व पूरा कंप्लीट करा दिया। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने नोट करा दी। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कल करेंगे। 5 क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए हैं, वो मैं आपको कल प्रैक्टिस कराऊंगा। और नेक्स्ट टॉपिक अपन शुरू कर देंगे, कौन सा? पार्टनरशिप। पढ़ाई शुरू कर देना बच्चों, में कोई डेमो वेमो नहीं करा रहा हूँ, पहले बता देता हूँ। मैंने पढ़ाई शुरू करा दी है, आप भी शुरू कर देना। टारगेट यही है कि आपको 2 ढाई महीने 3 महीने के अंदर कोर्स कवर करके रिवीजन में लग जाना है।